हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नावल देवकांता संतति 13वें भाग का 7वां बयान। मेरे प्रेरक पाठकों, उम्मीद है कि आपको पिशाचनाथ की ये दिलचस्प जीवनी अच्छी भी लग रही होगी और आपके दिमाग में उलझे बहुत से भेदों को भी खोल रही होगी। छठे बयान तक पिशाचनाथ के मुंह से उसके ही बारे में आपने जो हाल सुना है, वह इससे पहले के कथानक में कहीं नहीं पढ़ा गया। मगर अब ऐसा वक्त आ गया है जहाँ से आगे का बहुत सा हाल आप पीछे पढ़ाएं। इस 7वें बयान में लिखे गए एक एक लफ्ज़ को अगर आप गौर से पढ़ें तो सारा कथानक समझ में आ जाएगा। अगर आप कहीं चूक जाएं तो फिर न कहिएगा कि फला भेद तो खुलना बाकी रह ही गया। पिछले भागों में आप पिशाचनाथ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से बयान पढ़ाएं। अब हम मुख्तसर और उनमें जो उलझनें थी उनका खुलासा बयान कर रहे हैं। लेखक क्या? पिशाचनाथ के आखिरी अल्फाज सुनकर विकास चौंक पड़ा। रक्त कथा दलीप सिंह के पास, लेकिन इसी सबब से तो मैं खुद बड़े भारी तरद्दुद में फंस गया था, पिशाचनाथ ने बताया। मुझे कुछ ही देर पहले ये पक्की खबर मिली थी कि रक्त कथा मेघराज ने हिफाजत से अपने तिलिस्म में रख दी है। मैं ये फैसला किए बैठा था कि आज की रात चमनगढ़ जाकर दारोगा को पकड़ूंगा और किसी भी तरह उससे रक्त कथा हासिल करके ही दम दूंगा। ऐसे हालात में जब दलीप सिंह ने यह बताया कि रक्त कथा उसके पास है तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। बरबस ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, नहीं, रक्त कथा आपके पास नहीं हो सकती। क्या मतलब? चौंका दलीप सिंह। क्यों नहीं हो सकती? एक शायद के लिए तो बौखला गया मैं, लेकिन फिर संभल कर बोला, भला रक्त कथा आपके आपके पास कहाँ से आ सकती है? कहीं से भी आई हो, ये भेद की बात है। और इतने भेद की बात मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता, दलीप सिंह ने कहा। बस तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है कि रक्त कथा मैंने हासिल कर ली है। अब तुम ज़रूर ये सोच रहे होगे कि मैंने ये भेद तुम्हें क्यों बताया और इस वक्त मैंने तुम्हें किस इरादे से तलब किया है। सुनो, तुम जो जानते हो, आज तक ये रक्त कथा ना जाने किस किस के पास रही है। इसकी कहानी है कि ये जिस किसी के पास रहती है उसके दोस्त भी इसे हासिल करने के चक्कर में दुश्मन बन जाते हैं। रक्त कथा अगर यह महल में रहेगी तो महफूज नहीं रहेगी। कभी ना कभी किसी न किसी को इसकी भनक ही लग जाएगी। उस हालत में हमारे दोस्त और दुश्मनों के अय्यारों का जंगी मैदान दलीप नगर बन जाएगा और फिर इसकी मुनासिब हिफाजत ना हो सकेगी। अतः हमारा ख्याल है कि इस रक्त कथा को तुम ले जाओ और किसी मुनासिब जगह पर हिफाजत से रखो। रक्त कथा तुम पर है, ये कोई ख्यालों में भी नहीं सोच सकेगा। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तुमसे मांग लेंगे। दलीप सिंह ने यह सब बातें कहते हुए हकीकत में रक्त कथा मुझे पकड़ा दी। रक्त कथा असली थी, वही जो हमारे मकान से शैतान सिंह ने गायब की थी। जहाँ मुझे इस बात का गहरा तरद्दुद था कि रक्त कथा जादू के से तरीके से दलीप सिंह के पास कैसे पहुँच गई, वहाँ इस बात की बेहद खुशी थी कि कुदरत ने किस तरह से रक्त कथा निकाल कर फिर मेरे हाथों में पहुँचा दी। ठोस हकीकत होने के बावजूद भी मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि रक्त कथा मेरे हाथों में। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रक्त कथा दोबारा इतनी आसानी से मुझे हासिल हो जाएगी। मगर इन सब बातों को सोचने में मैंने ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और बोला, लेकिन महाराज, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों? क्योंकि तुम दलीप नगर के सबसे बड़े अय्यार हो, दलीप सिंह ने कहा। हमें तुम्हारी काबिलियत पर सबसे ज़्यादा यकीन है। तुम ही वो महान अय्यार हो जिसने सिंघई और जैक्सन जैसी आफतों से इस टापू को बचाया। भला तुमसे ज़्यादा काबिल कौन होगा? अब मेरी समझ में आया कि एक तरह से दोबारा रक्त कथा मेरे हाथ में आने का सबब मेरे द्वारा सिंघई और जैक्सन को चकमा देकर तिलिस्म में कैद कर देना है। आपको याद होगा कि मैं पीछे ये कह आया हूँ कि सिंघई और जैक्सन को तिलिस्म में फंसाने जैसा काम करने के सबब से ही मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। ये फ़ायदा क्या कम था कि बिना किसी मेहनत के रक्त कथा दोबारा मेरे पास पहुँच चुकी थी। अब मैंने सोचा कि जिस वजह से मैं इतने लंबे समय से दलीप सिंह की ताबेदारी कर रहा हूँ, वह कह देने का अच्छा मौका है। अतः बोला, लेकिन महाराज, सुना है कि इस रक्त कथा में कहीं कहीं ऐसे कठिन लफ्ज़ आ गए जो समझ में नहीं आते। कहते हैं कि भूतनाथ ने उन लफ्ज़ों को समझने के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम मुकरंद है। इसका मतलब यह है कि मुकरंद के बिना एक तरह से ये रक्त कथा भी बेकार है। अगर हम किसी तरह मुकरंद भी हासिल कर लें तो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मैंने ये बात इसी लालच से कही थी कि जब आज दलीप सिंह मुझ पर इतना मेहरबान है कि रक्त कथा जैसी कीमती चीज़ मुझे सौंपने तक का यकीन रखता है, तो मुकरंद भी दे ही देगा। लेकिन उसने जवाब दिया, कह तो तुम ठीक रहे हो पिशाच, लेकिन तुमसे क्या छुपाना। सुना है कि किसी ने भूतेश्वर नाथ के ज़माने में ही मुकरंद उनके पास से गायब कर दिया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुकरंद हमने या हमारे किसी अय्यार ने चुराया था। मगर सच बात तो यह है कि पिशाच की कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है।
हकीकत यह है कि मुकरंद कहाँ है, आज तक ये बात हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी है। इस तरह मैं काफ़ी कोशिश करता रहा, लेकिन दलीप सिंह ने यह कहकर ही नहीं दिया कि मुकरंद उसके पास है। आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई दलीप सिंह के पास मुकरंद नहीं है। मेरे पिता को भी इस बारे में वहम ही होगा। मुख्तसर ये है कि मैं उस दिन दलीप सिंह के कमरे से रथ कथा लेकर निकला। अब ना मुझे मेघराज को छेड़ने की ज़रूरत थी और ना और किसी को। मैं सीधा अपने मकान पर पहुंचा और रक्त कथा मैंने महफूज तरीके से उस हॉल के संगमरमरी बंदर के हाथ में रखी, जहाँ से आपके चार अय्यार गुलशन, नाहर सिंह, बेनी सिंह और भीम सिंह निकाल कर ले गए। क्या तुमने उस बंदर के हाथ में असली रक्त कथा रख छोड़ी थी? सवाल गौरव सिंह ने किया। इस सवाल का जवाब आपको आगे चलकर वक्त पर खुद ही मिल जाएगा कुमार, पिशाच ने कहा। अभी इस बीच में बहुत सा हाल है जिसे बयान करना चाहता हूँ। रक्त कथा मुझ पर आ चुकी थी, लेकिन जैसी की परंपरा है, यानी रक्त कथा जिसके पास रहेगी वह कभी चैन से नहीं बैठ सकता, वह बात सच साबित हुई। मेरे पास रक्त कथा को आए कुछ ही दिन बीते थे कि अय्यारों की चालें चलने लगी। शैतान सिंह तो था ही रक्त कथा की तलाश में। अतः उसने अपने पत्नी नसीम बानो को दलीप सिंह के महल में लगा रखा था। मुझे इस बात को ख्वाब में भी गुमान नहीं था। एक बार मैं और दलीप सिंह कमरे में बैठे रक्त कथा के बारे में बातचीत कर रहे थे कि नसीम बानो ने वे सारी बातें सुन ली। इसी तरह तुम तक ये खबर पहुंची कि रक्त कथा मेरे पास है। बस फिर क्या था, मेरा मकान अय्यारी का अखाड़ा बन गया। शैतान सिंह ने अपनी पत्नी नसीम बानो और लड़के बिहारी की मदद से रक्त कथा को हासिल करने का बीड़ा उठाया। आपने इन चार अय्यारों को इसी सबब से मेरी शागिर्दी में भेजा। मैंने ये भेज जानते हुए कि ये चारों आपके अय्यार हैं, अपनी शागिर्दी में रखा। वह जिस किस्म की भी अय्यारी हुई वो आप अच्छी तरह जानते हैं। पाठक वह सारा हाल दूसरे भाग के 131 पेज से शुरू होने वाले बयान, तीसरे भाग के 13वें 14वें बयान, चौथे भाग के पहले चौथे पाँचवें छठे सातवें और आठवें बयान, पाँचवें भाग के पहले दूसरे तीसरे बयान में पढ़ाए हैं। वह सब हाल यहाँ दोहराना बिल्कुल बेकार है। अतः मैं यानी पिशाचनाथ सिर्फ यही बता देता हूँ कि वह सब मैंने क्यों किया था। वे सब कार्रवाइयाँ करते वक्त मेरे दिमाग में क्या क्या बातें थीं। इस तरह से पिशाचनाथ ने कहना शुरू किया। यहाँ मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी का दूसरा गुनाह खोलने जा रहा हूँ। वह गुनाह ये है कि मैं अपने दोस्त और दलीप सिंह के अय्यार श्यामा सिंह की पत्नी तारा से मोहब्बत करता था। इसमें अपनी कम भूल मैं इस सबब से मानता हूँ कि तारा भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मेरे और तारा के गलत ताल्लुकात भी थे, मगर फिर भी मेरे माथे पर गुरु भाई की हत्या के अलावा ये भी एक धब्बा है। मेरी कहानी में ये एक और कलंक है जिसकी वजह से मैं खुद को आपकी यानी विजय और अल्फांसे की खिदमत के काबिल नहीं समझता। उम्मीद है कि महाराज मुझ नालायक के इस गुनाह को भी माफ़ करेंगे। इस तरह पुनः बुरी तरह गिड़गिड़ाने के बाद पिशाचनाथ ने अपना किस्सा जारी कर दिया। इस किस्से में उसने जमुना, रामकली, नसीम बानो, शैतान सिंह, बिहारी, श्यामा सिंह, बलदेव सिंह, गिरधारी सिंह, बागी सिंह, बेगम, बेनज़ूर, दलीप सिंह और खुद से ताल्लुक़ रखने वाले बयानों का मुख्तसर कर दिया। पूरा किस्सा सुनाने के बाद बोला, अब आपके दिमागों में कुछ सवाल ज़रूर आए होंगे। पहला तो यही कि ये जानते हुए कि नाहर सिंह, बैनी सिंह, भीम सिंह और गुलशन आपके अय्यार थे, मैंने उन्हें रक्त कथा का असली पता क्यों बताया? क्योंकि वह रक्त कथा नकली थी, विकास ने कहा। नहीं, पिशाचनाथ ने भीम सिंह, नाहर सिंह और गुलशन की तरफ देखते हुए कहा। उस बंदर के हाथ से जो रक्त कथा इन चारों ने हासिल की थी वह नकली नहीं, असली रक्त कथा थी। लेकिन तुमने धन्नो नामक तवायफ से तो कहा था कि वह रक्त कथा नकली थी, अल्फांसे ने कहा पूछा। वो मैंने झूठ कहा था, पिशाचनाथ बोला। आगे चलकर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने धन्नो से वह झूठ किस सबब से बोला था। पहले आप जान लें कि मैंने आपके चारों अय्यारों का असली रक्त कथा का पता क्यों बता दिया था। इतना कहने के बाद सांस लेने के लिए रुका पिशाच, फिर बोला, अब वह जगह आ गई है जब मैं आपको ये बता दूं कि अपने गुरु भाई की हत्या करने के बाद की रात को मैंने जो ख्वाब देखा था उसने मेरा दिल बदल दिया था। उसके बाद से वह रक्त कथा मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए ही हासिल करना चाहता था। मुझसे जो कुछ हो गया तो उसके बारे में खुद मुझे बेहद अफसोस था। उस रात मेरे गुरुओं ने ख्वाब में मुझे चमक कर मेरी गलती का एहसास करा दिया था। मैं अपने उन गुरुओं की कसम खा के कहता हूँ कि उस ख्वाब के बाद से तिलिस्म का मालिक बनने वाला बद ख्याल मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। मैं रक्त कथा को अपने फ़र्ज़ के लिए हासिल करना चाहता था, और वह किस तरह कुदरत के चमत्कारी तरीके से मेरे हाथ में आ गई, ये किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ। जिस वक्त आपके चारों अय्यार मेरे पास पहुँचे उस वक्त ही मैं इनकी हकीकत जानता था। इधर तिलिस्म टूटने का वक्त भी करीब आता जा रहा था। अतः मैंने सोचा कि क्यों ना इन चारों के ज़रिए ही मैं रक्त कथा सही जगह पर पहुंचा दूं। रक्त कथा को हासिल करने के चक्कर में शैतान सिंह मेरे पीछे लग ही चुका था।
वो मेरे टमाटर वाले भेद को जानता था। इस सबब से मैं उससे डरता था। सो मैंने सोचा कि शैतान सिंह मुझे डरा धमका कर रक्त कथा हासिल कर ही ना ले। मैंने सोचा कि ऐसे हालात पैदा होने से पहले ही मैं रक्त कथा मुनासिब जगह यानी आपके पास पहुंचा दूं तो ठीक रहेगा। यूं ही सोचकर मैंने आपके चारों अय्यारों को रक्त कथा का असली पता बता दिया। लेकिन हमें तो ऐसा पता लगा कि वे चारों जो रक्त कथा यहाँ लाए वह नकली थी। विजय ने कहा, उसमें पिशाचनाथ की कोई गलती नहीं, बल्कि इन चारों की हरामजदगी थी। इस बार जवाब गुरबचन सिंह ने दिया। पिशाचनाथ ने जिस तरकीब से रक्त कथा हमारे पास भेजी थी वह आप सुन ही चुके हैं। और इस वक्त पिशाच बिल्कुल सही कह रहा है। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। बीच में गड़बड़ इन चारों ने की थी। वही बदख्याली जो पिशाचनाथ के दिमाग में आई थी, जिसके चक्कर में इसने अपने गुरु भाई की हत्या कर दी। वही रक्त कथा हाथ में आने पर इन चारों के दिमागों में आ गई और उन्होंने असली रक्त कथा सोनिया के खंडर में बने बहुत से बंदरों में से एक में छुपाकर नकली रक्त कथा हमें ला कर दी। इन्होंने यही जाहिर किया कि असली की जगह नकली रक्त कथा यहाँ तक पहुँचाने की हरकत पिशाचनाथ की ही है। इसके इस भेद को न जाने कैसे बागी सिंह जान गया। और महाराज अल्फांसे ने वह नज़ारा अपनी आंखों से देखा था कि बागी सिंह ने इन्हें मिट्टी के बंदर से कैसे बुरी तरह डराया। मेरे ख्याल से इनके मिट्टी के बंदर से डरने का सबब आप बखूबी समझ गए होंगे। लेकिन मेरा परिचय जानने के बाद ही आपस में लड़ने क्यों लगे थे? अल्फांसे ने पूछा। उसमें बैनी सिंह तक मारा गया। इसका जवाब पहले भी तुम्हें मिल चुका है, गुरबचन सिंह ने कहा। और हम तुम्हें बता दें कि वह जवाब एकदम सही था। पिशाचनाथ द्वारा अब तक सुनाए गए किस्से में तुम ये जान गए हो कि रक्त कथा किस तरह बेगम बेनज़ूर उमादत और दलीप सिंह के हाथों से होती हुई इस पर वापस आई। अतः यह वेद हर कोई जान चुका था कि तुम्हें यानी अल्फान से कुदरत कुदरत यहाँ खुद पहुँचाएगी। हमने घोषणा की थी कि जो तुम्हें हमारे पास लाएगा उसे सबसे बड़ा अय्यार माना जाएगा। इसी तरह की घोषणाएं बेगम बेनज़ूर उमादत और दलीप सिंह ने भी की थी। सो सभी के अय्यार तुम्हारे चक्कर में थे। सबसे बड़ा अय्यार बनने के लालच में ही ये चारों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और इनकी इस बेवकूफ़ी का नतीजा ये निकला कि इन्होंने अपने ही एक साथी बेनी सिंह को मार डाला। अल्फांसे को सोचता हुआ बोला। अब तुम बताओ पिशाचनाथ, धन्नो नामक तवाइफ से ये झूठ क्यों बोला कि उस बंदर के हाथ में जिनमें से ये चारों रक्त कथा निकाल कर ले गए थे नकली है? तुमने बताया कि तुमने उससे कहा था कि तुमने उन चारों अय्यारों को नकली रक्त कथा के चक्कर में उलझाकर असली रक्त कथा अपने कब्जे में कर ली है। तुमने उससे यह भी कहा था कि यह सारा नाटक तुमने इसलिए किया है ताकि दलीप सिंह को यह बता सको कि रक्त कथा तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपसे कहा था कि धन्नो से झूठ बोलने का सबब मैं आपको बताऊंगा, पिशाचनाथ ने कहा। वह हाल थोड़ा सा खुलासा करके मुझे आपको बताना होगा, तभी आपकी समझ में आएगा। सुनिए, ये बात सही है कि मैं धन्नो का चहेता था। धन्नो भी ऐसे ही जाहिर करती थी कि वह अपने यहाँ आने वाले सारे ग्राहकों से मुझे ज़्यादा अहमियत देती है। मगर मैं जानता था कि ये सिर्फ उसका दिखावा मात्र है। रंडी हर एक के सामने ऐसे ही नाटक करती है कि वह बस उसी की है। फिर भी मैं न जाने किन जज्बातों में बहकर ये सच सच कह गया कि मैंने श्यामा, गिरधारी, बलदेव और बागी सिंह को किस तरह एक दूसरे का दुश्मन बनाया है। उससे मैंने सारे का सारा रचा नाटक भी सच सच कहा और फिर उसे यह हकीकत भी बता दी कि तारा को मैंने मारा है। इतना सब बताने के बाद वैसे मुझे अचानक इस बात की अक्ल आई कि मैं एक रंडी को सारी हकीकत और अपने भेद बता रहा हूँ, जो किसी की सगी नहीं होती। ये ख्याल दिमाग में आते ही मैंने उसे एक ऐसी झूठी बात बताई कि अगर वह किसी को कुछ बताए भी तो फ़ायदा मुझको ही हो। मैंने उससे ये झूठ बोला कि मैंने आपके चारों अय्यारों को नकली रक्त कथा तक पहुंचाया है, जबकि असली रक्त कथा मेरे ही पास है। मैंने ये झूठ उससे इसलिए बोला था कि अगर वह किसी को बताए तो यही खबर उड़े कि असली रक्त कथा अब भी मेरे ही पास है। लोग रक्त कथा के चक्कर में मेरे पीछे लगे रहें और वह महफूज यहाँ पहुँच जाए। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे ये भेद सच बता दिया और इसने किसी से कह दिया तो लोग रक्त कथा के चक्कर में रमणी घाटी की तरफ दौड़ पड़ेंगे। अतः एक तरह से रक्त कथा की हिफाजत के लिए मैंने उससे ये झूठ बोला। मैंने सोचा कि लोग मेरे पीछे लगेंगे और रक्त कथा महफूज हाथों में पहुंच जाएगी। चाल तो तुम्हारी वाकई काबिल तारीफ थी, अल्फांसे ने कहा। लेकिन तुमने धन्नो को यह भी कहा था कि इस तरह तुमने रक्त कथा की चोरी का नाटक रचकर दलीप सिंह से भी यह कहकर छुट्टी पा ली थी कि रक्त कथा तुम्हारे पास है। बात तो ये सची थी, पिशाचनाथ ने कहा। दलीप सिंह को भी रक्त कथा की चोरी की बात बताकर मैंने हमेशा के लिए बात ही खत्म कर दी थी कि वह कभी ये कहें कि पिशाच, मैंने तुम्हें जो रक्त कथा दी थी वह वापस लाओ। वाकई तुम्हारी चाल काबिल तारीफ रही। इस बार विजय भी कह उठा। यह भी आपको बताऊं कि दलीप सिंह के चारों अय्यारों यानी श्यामा सिंह, गिरधारी सिंह, बागी सिंह और बलदेव सिंह से जो मैंने नाटक रचकर दुश्मनी कराई थी उसका असली सबब वह नहीं था जो मैंने धन्नो को बताया। असली सबब यह था
कि अब तो मैं अपने दिल से आपके साथ था और ये दलीप सिंह मेरा दुश्मन था। उसकी ताकत को कम करने के लिए ही मैंने अपने इस नाटक के ज़रिए उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। मैंने सोचा कि जब ये आपस में लड़ेंगे तो दलीप सिंह का कुछ काम न निकल सकेगा। खैर, ये सब तो हम समझ गए। इस बार ब्लैक बॉय ने कहा, अब आगे का हाल कहो। अब मेरी नज़र में मेरे ज़्यादातर काम खत्म हो चुके थे। पिशाचनाथ ने फिर अपना हाल जारी किया। मेरी नज़र में रक्त कथा महफूज हाथों में पहुंच चुकी थी। अपने सबसे बड़े दुश्मन जिससे कि मैं डरता था, यानी शैतान सिंह को मैं तिलिस में डाल ही चुका था। तारा मर ही चुकी थी। शैतान सिंह का लड़का बिहारी सिंह मेरे ही पास रहता था। इधर मेरे अय्यारों की तादाद में बढ़ोतरी होने के सबब से मेरी ताकत भी काफ़ी बढ़ गई थी। अब मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी जिसकी वजह से मैं दलीप सिंह की ताबेदारी में रहता। अतः खुद ही लड़ झगड़ कर मैंने उसकी ताबेदारी से छुट्टी हासिल कर ली और अपने शागिर्दों की मदद से आपके हक में काम करने लगा। हमारे हक में तुमने क्या क्या काम किए? अर्जुन सिंह ने पूछा। दलीप सिंह से अलग होने के बाद मैंने जो भी कुछ किया आपके हक में ही किया, पिशाचनाथ बोला। वह वक्त नज़दीक आता जा रहा था जब आपको गौरव और वंदना को महाराज विजय को लेने के लिए राजनगर भेजना था। वह वक्त आने से पहले ही मेरे शागिर्दों ने मुझे खबर दी कि राजा उमादत्त का दारोगा मेघराज दलीप सिंह से मिला हुआ है। वह खुद चमनगढ़ का राजा बनना चाहता है, मगर उसके रास्ते की रुकावट एक कलमदान है। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि उसके राजा बनने के रास्ते में भला एक कलमदान कैसे रुकावट बन सकता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ज़रूर उस कलमदान में मेघराज से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा भेद है जिसके खुलने से मेघराज डरता है। इस कलमदान में क्या भेद है, ये जानने के लिए मैं बेचैन हो उठा और उसका भेद जानने के लिए मैं उपाय करने लगा। कलमदान के चक्कर में मैं ये सोचकर पड़ा था कि उमादत्त और दलीप सिंह हमारे तो दोनों ही दुश्मन हैं। अगर किसी का भी कोई भेद हाथ लग जाए तो फ़ायदा ही होगा। कलमदान को हासिल करने के लिए तुमने क्या क्या उपाय किए? सवाल वंदना ने किया। सबसे पहले तो मैंने मेघराज से दोस्ती की, पिशाच ने कहा। कुछ दिन तक तो मैं ये दिखावा करता रहा कि ये दोस्ती किसी मतलब से नहीं बल्कि यूं ही की गई है। उन दोनों मेरी और उनकी दोस्ती ही चल रही थी कि मेरे एक अय्यार ने, जो आपके साथ इस रमणी घाटी में रहता था, अब भी रहता है, ने खबर दी कि आपने गौरव सिंह और वंदना को राजनगर भेज दिया है। तुम्हारा अय्यार कौन है? वंदना ने चौंक कर पूछा। महाकाल। गुरबचन सिंह ने महाकाल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हमें ये बहुत पहले से मालूम है कि रमणी घाटी की एक एक खबर खुद महाकाल पिशाचनाथ तक पहुंचाता था। आप जानते हैं कि असल में महाकाल तो चामुंडा का लड़का और गुरु भूतेश्वर नाथ का खिदमतकार है। ये जानता था कि पिशाचनाथ भूतेश्वर नाथ का लड़का है और वह हमारे हक में ही सारी कार्रवाई कर रहा है। इसी सबब से महाकाल यहाँ की एक एक खबर पिशाचनाथ को दे देता था। ये जानते भी कि आपने इसे कुछ भी नहीं कहा? अर्जुन सिंह ने पूछा। कहने की ज़रूरत क्या थी? गुरबचन सिंह ने कहा, हमें सिर्फ ये मालूम हो चुका था कि पिशाचनाथ हमारे हक में काम कर रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि पिशाचनाथ जो भी कुछ कर रहा था वो हमारी जानकारी में था। ओह! एक साथ कईयों के मुंह से निकल पड़ा। मुझे महाकाल के जरिए ये खबर मिल चुकी थी कि गुरबचन सिंह ने असली गौरव और वंदना को राजनगर भेज दिया है और केवल सिंह तथा गणेश दत्त को गौरव सिंह बनाया है और शीला रानी को वंदना। गुरबचन सिंह ने तो ये कार्रवाई इसलिए की थी कि किसी को गौरव और वंदना की राजनगर रवानगी का पता न लगे, मगर ये उपाय कामयाब नहीं हो सका। न जाने कैसे उमादत्त को ये पता लग गया कि असली गौरव और वंदना राजनगर गए हैं, तो उसने भी गोमती, गोवर्धन और सारंगा इत्यादि के दल को राजनगर रवाना कर दिया। इस सिलसिले में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम नहीं है। यही गौरव सिंह बने केवल सिंह को गुरबचन सिंह ने दलीप नगर से मुकरंद हासिल करने का हुक्म दिया और गौरव ही बने गणेश दत्त को उस पर नज़र रखने को कहा। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि मुकरंद दलीप नगर के पास नहीं था, गौरव ने पूछा। ये तो मेरा ख्याल था ना। गौरव सिंह को तो अब यही यकीन था कि मुकरंद दलीप नगर में ही है, पिशाचनाथ ने कहा। इन्हीं का क्या, ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था, जिनमें खुद बख्तावर सिंह भी था। बख्तावर सिंह के बारे में आप सब जानते हैं। उसे मेघराज ने चाल चलकर उमादत्त के यहाँ से निकलवा दिया था, मगर फिर भी वह वफादारी के साथ उमादत्त के हक में काम करता था। वह भी मुकरंद के ही चक्कर में था। उसका लड़का गुलबदन दलीप सिंह के महल में बलवंत सिंह के भेष में मौजूद था। उसने बलवंत सिंह को सोनिया के खंडहर में पुतली वाले कमरे में कैद कर रखा था। उधर गुलबदन अपनी कार्रवाई में व्यस्त था। इधर उमादत्त के अय्यार रूपलाल ने धोखे से बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और उमादत्त का अय्यार विक्रम सिंह बख्तावर सिंह बना इस बात के इंतज़ार में था कि गुलबदन मुकरंद हासिल करके उसे अपने पिता समझकर सौंप दे। बलवंत सिंह बने गुलबदन ने गौरव सिंह बने केवल सिंह को महल में घुसते ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वह असली बलवंत से मिलने सोनिया के खंडहरों में। ये सब हाल मैं इन्हें बता चुका हूँ पिशाच। गुरबचन सिंह ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा, तुम सिर्फ इन्हें वह हाल बताओ जो इन्हें मालूम नहीं है। बातों को दोहराकर वक्त ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पिशाचनाथ ने कहा। तो मैं आपको कलमदान के बारे में बता रहा था।
हाँ, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता लगा था कि कोई कलमदान है जिसके डर से मेघराज मदद को चमनगढ़ की गद्दी से उतारने और खुद हुक्मरान बनने से हिचक रहा है। मैंने कलमदान के भेद का पता लगाने की गर्ज से मेघराज से दोस्ती की, और एक दिन मैं अपने और उस बीच कलमदान की बात लाने में कामयाब हो गया। मेरे और उसके बीच ये तय हुआ कि मैं उसे उसका कलमदान दिखाऊंगा, वह उस टमाटर वाली से निपटने में मेरा साथ देगा। टमाटर वाली से? अब क्या मतलब रह गया? विकास ने चौंक कर पूछा। शैतान सिंह को तो तुम तिलिस्मी कुएं में। मुझे मालूम था कि आपके दिमाग में यही सवाल उठेगा, पिशाचनाथ ने कहा। लेकिन जरा सोचो कि मेघराज को क्या मालूम था कि मैं टमाटर वाले से निपट चुका हूँ। उससे तो मैंने यही कहा कि मैं टमाटर वाले से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, इस तरह मैंने उसे अपनी साजिश में फंसाया, पिशाचनाथ ने कहा। तय ये हुआ कि पहले मैं कलमदान हासिल करने में उसकी मदद करूं, बाद में टमाटर वाले से निपटने में वो मेरी मदद करेगा। उसने बताया कि कलमदान का भेद जानने वाले राम रतन और चंद्रप्रभा हैं, जो उसके तिलिस्म में कैद हैं। वे किसी भी तरकीब से ये नहीं बता रहे हैं कि कलमदान है कहाँ। मैंने दारोगा को एक ऐसी तरकीब बताई जिसमें फंसकर राम रतन और चंद्रप्रभा खुद ही कलमदान का भेद बता दें। इसके बाद पिशाचनाथ ने वह सारा हाल उन्हें कह सुनाया जो पाठक पीछे साफ तौर पर पढ़ा है। उसे यह दोहराकर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिशाचनाथ कह रहा था, मेरी ये चालाकी पहले ही कामयाब हो जाती, लेकिन बख्तावर सिंह की मदद की कैद से निकलने के सबब से देर हो गई। इधर मेरी वह चाल चली रही थी कि मेरी मुलाकात महाराज अर्जुन सिंह से हो गई। ये यही समझते थे कि रक कथा मेरे पास है। मैंने इन्हें उलझाए रखने के लिए काफ़ी गहरा चक्कर चलाया। मैंने इनसे कहा कि रक कथा उमादत्त के पास है। ये बात कुछ इस तरह घुमा फिराकर मैंने इनसे कही थी कि इन्हें मेरी बात का यकीन करना ही पड़ा। मैंने इनसे कहा कि उमादत्त प्रगति के बदले में रक कथा देने को तैयार है। हकीकत ये थी कि उमादत्त प्रगति पर मोहित था और उसे हासिल करने के लिए उसने मुझसे सौदा किया था। हाँ, तुम्हारी ये कार्रवाई अभी तक हमारी भी समझ में नहीं आ सकी है, गुरबचन सिंह ने कहा। तुमने उमादत्त से प्रगति के बदले में रक्त कथा दिलाने का वायदा करके प्रगति को अपने कब्जे में कर लिया। तुमने अर्जुन सिंह से ही कहा था कि प्रगति तुम्हारी बेटी के बराबर है, अतः रक्त कथा हाथ लगते ही तुम उमादत के कब्जे से प्रगति को निकाल लोगे। जबकि उधर तुमने उमादत से यह सौदा किया था कि तुम उसे प्रगति ला कर दोगे और बदले में वह 2000 मोहरें देगा। इस वारदात में तुमने अर्जुन सिंह को तो धोखा दिया ही, उमादत को भी दिया। हम जानते हैं कि प्रगति के बेस में तुम वहाँ अपनी लड़की जमुना को छोड़ा है। गुरबचन सिंह की इस बात पर हल्के से मुस्कुरा उठा पिशाचनाथ। बोला, क्या ताज्जुब है इसमें, आप भी धोखा खा गए। लेकिन देखा जाए तो ताज्जुब जैसी कोई बात भी नहीं है। असल में मेरी ये हरकत वाकई अजीब सी थी, जो खुद मेरी भी समझ में नहीं आई। असल बात यह थी कि मैंने दलीप सिंह की नौकरी तो छोड़ ही दी थी। वहाँ से जो तनख्वाह मिलती थी वो जाती रही। इधर मैं दिन दूनी रात चौगनी अपनी ताकत बढ़ा रहा था, अतः खर्चे के लिए दौलत नहीं थी। इस सबब से मैंने जल्दी ही यह प्रसिद्ध कर दिया कि पिशाचनाथ पैसे के बदले काम करता है। पिशाचनाथ का धर्म पैसा है। बस ऐसी ही खबर सुनकर राजा उमादत मुझसे मिले। मेरे और उनके बीच ये सौदा हो गया कि 2000 मोहरों के बदले में मैं उसे प्रगति दूंगा। मैंने काफ़ी कुछ सोचा समझा और ये सौदा कबूल कर लिया। अब मुझे प्रगति को हासिल करना था, जिसे रमणी घाटी से निकालना आसान काम नहीं था। मैंने एक तरकीब सोची और उस तरकीब के मुताबिक अर्जुन सिंह से मिला। उन्हें अपने जाल में फांस कर मैं प्रगति को हासिल करने में कामयाब हो गया। प्रगति को मैंने अपने पास रखा और जमुना को प्रगति बनाकर उमदत को सौंप आया। ये सब चालाकी तुमने क्या सोच कर की थी? अल्फांसे ने पूछा। इस छोटी सी बात में मैंने अपने 2-3 फ़ायदे एकदम सोच लिए थे, पिशाचनाथ ने कहा। पहला तो ये कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2000 मोहरें कमानी थी। दूसरा ये कि जमुना को मैंने उमादत के महल में बड़ी चालाकी से अय्यारी पर नियुक्त कर दिया था। प्रगति का क्या हुआ? प्रगति को भी मैंने एक ज़रूरी काम से लगा दिया, विशाखनाथ बोला। जैसा कि मैंने अर्जुन सिंह से उस वक्त भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, प्रगति मेरी बेटी के बराबर है। उसे बिल्कुल जमुना की तरह ही मानता हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस बात का सबूत खुद प्रगति भी आपको दे देगी। प्रगति को मैंने कैद में नहीं रखा। उसे उसी दिन मैंने अय्यारी करने के लिए गुप्त तरीके से चंपानगर पहुँचा दिया था। आज भी प्रगति चंपानगर में चंडिका के नाम से अय्यारी कर रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शीला को चंपानगर से निकालकर वहाँ तक पहुँचाने में उसी चंडिका यानी प्रगति का हाथ है। तुम ठीक कहते हो। इसके बाद मेरे और मदद के बीच ये सौदा हुआ कि मैं अर्जुन सिंह को उसे सौंप दूँ और बदले में वो मुझे 20,000 मोहरें देगा। इस तरह से मैंने 20,000 मोहरें और कमाई। एक बार फिर अर्जुन सिंह को अपनी बातों के जाल में फंसाया और इन्हें अपने साथ चलने के लिए राज़ी कर लिया। लेकिन वहीं एक ऐसी गड़बड़ हो गई कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया। किसी ने उस वक्त मुझे टमाटर से डराया था। सबसे ज़्यादा तरद्दुद मुझे इस बात का था कि शैतान सिंह को तो मैं तिलिस्म में डाल चुका हूँ
और शैतान सिंह ने मेरी जानकारी मैं टमाटर का भेद किसी को बताया नहीं था, तो फिर टमाटर का भेद जानने वाले ये नया आदमी कहाँ से पैदा हो गया? इस बात ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया था और आज तक नहीं जान पाया हूँ कि उस दिन मुझे टमाटर से डराने वाला कौन था। उसे टमाटर का भेद कैसे मालूम हुआ? हम जानते हैं तो मैं उस दिन टमाटर से किसने डराया था? गुरबचन सिंह ने। ना ना, अभी मत पूछो, कोई ख़ास नहीं होगा। अभी हम उसका नाम नहीं बताएंगे, वक्त पर बताएंगे। हाँ, तुम अपना किस्सा जारी रखो। किससे ही क्या है? पिशाचनाथ ने कहा। नानक पहले ही मेरी कैद में था। अर्जुन सिंह को भी कैद कर लिया। अपने एक अय्यार को अर्जुन सिंह बनाकर उमादत के हवाले किया और 20,000 मोहरें कमाई। अर्जुन सिंह को मैं ये सोचकर अपने अड्डे पर ले गया था कि इन्हें मैं अपनी सारी कहानी, यानी वह कहानी जो इस वक्त यहाँ सुना रहा हूँ, साफ साफ बताऊँगा। लेकिन जब सुनाने बैठा तो हिम्मत ना हुई और मैं उस वक्त झूठ बोल गया। जब मेरी और गुरु भाई की बात आई, उसके बाद इन्हें मैं अपनी कैद में ही छोड़कर फिर कलमदान के चक्कर में लग गया। लेकिन तुमने अर्जुन सिंह को यह हकीकत बता क्यों नहीं दी कि तुम उसके बुरे में नहीं हो? उमादत से मोहरे कमाने इत्यादि के चक्कर में ये सब कर रहे हो? विकास ने कहा। अगर तुम बता देते तो अर्जुन सिंह को तुम्हारी नीयत के बारे में गलत फहमी भी नहीं होती। मेरे काम करने का तरीका ही ऐसा है कि मैं पहले अपनी कोई भी बात साफ नहीं करता हूँ, पिशाचनाथ ने कहा। और तुम्हारे इस तरीके की वजह से हम तुम्हें गलत समझ बैठे, अर्जुन सिंह ने कहा। हमें क्या मालूम था कि तुम जो कुछ कर रहे हो हमारे हक में ही कर रहे हो। हम तो यही समझे कि तुम पैसे के लालच में गिर गए हो। हाँ, तुमने ये नहीं बताया कि शैतान सिंह का लड़का बिहारी सिंह आजकल कहाँ है? अर्जुन सिंह के भेष में उमादत्त के यहाँ उसी को तो पहुँचाया था मैंने, पिशाचनाथ ने कहा। अपने पिता के तिलिस्म में फंस जाने वाली हकीकत से वह आज तक नावाकिफ़ है और वह आज भी मेरे लिए तैयारी करता है। ओह, अल्फांसे ने कहा। अब ये किस्सा भी पूरी तरह हमारी समझ में आ चुका है। अब तुम्हारे किस्से की और कोई बात रह गई हो तो उसे बयान करो। हमें तो इसी बात का तरद्दुद है कि आज आप, यानी पिशाचनाथ, अर्जुन सिंह के याद साथ यहाँ कैसे आ निकले? ये बात महाकाल ने कही थी। और गुरबचन सिंह को कैसे मालूम हो गया कि आप यहाँ आने वाले हैं? बस अभी थोड़ी देर बाद ये भेद भी खुलने ही वाला है, गुरबचन सिंह ने कहा। पिशाचनाथ का थोड़ा सा किस्सा और रह गया है, जिसे वह बयान करेगा। उसके बाद सारी स्थिति मैं आप लोगों के सामने साफ कर दूंगा। बस आप सब मेरी ये बात ध्यान रखें कि जो भी कुछ हो रहा है या हुआ है, उस सब से हम यहीं बैठे बैठे अच्छी तरह वाकिफ़ रहते हैं। हमने अपने से पहले पिशाचनाथ को बोलने का मौका इसलिए दिया क्योंकि एक तरफ से पिशाचनाथ उस सब का नायक है जो यहाँ हुआ है। इस युग की इस टापू पर होने वाली करीब हर वारदात में पिशाचनाथ का दखल रहा है। जिसमें इसका दखल नहीं रहा, वो इसे अपने शागिर्दों से पता लगता रहा है। अतः सारा ही हाल एक तरह से इसे मालूम है। और इसका किस्सा ख़त्म होने तक आप, यानी विजय और अल्फान से, जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर हालात तो आपके दिमाग में साफ़ हो चुके होंगे। जो बाकी हैं वे भी दूर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो उसे मैं साफ़ कर दूंगा। सब कुछ समझने के बाद अभी आप लोगों को बहुत से काम करने हैं। सबकी इच्छा और अल्फांसे इत्यादि का हुक्म होने पर पिशाचनाथ ने एक बार फिर कहना जारी किया। अब बस मेरा किस्सा कोई ज़्यादा लंबा नहीं रहा है। मुख्तसर में करीब मैंने अपनी सारी ही कहानी सुना दी है। अपने वे पाप भी मैंने साफ साफ बयान कर दिए जो मैंने किए थे। अपने गुरु भाई की हत्या और तारा से मेरा ताल्लुक़। अपनी ज़िंदगी में मैंने यही दो बड़े पाप किए हैं। बाकी सब मैंने जो कुछ किया है वो आपको बता चुका हूँ। और ये भी साफ कर चुका हूँ कि अपने गुरु भाई की हत्या के बाद से मैंने भी कुछ किया है वो अपना फ़र्ज़ निभाया है। मैं आपका खिदमतगार हूँ और किसी भी राजा का कोई भी खिदमतगार अय्यार अगर मालिक के हक़ में कुछ करता है तो उसे पाप नहीं कहते, बल्कि अपने मालिक की खिदमत कहते हैं। मैं मरहूम भूतेश्वर नाथ का लड़का हूँ। उन्हीं के हुक्म से मुकरंद प्राप्त करने के लिए मैंने दलीप सिंह की ताबेदारी की। दिमाग में बदख्याली पैदा होने के सबब से अपने हाथों से अपने गुरु भाई का कत्ल कर डाला। उस कत्ल के बाद रात को चमके ख्वाब ने मेरे दिमाग से बदख्याल निकाल दिए और मैं अपने ख़ानदान की परंपरा निभाने के लिए दिल से आपका खादिम बन गया। अपना फ़र्ज़ निभाने, यानी रक कथा आप तक पहुंचाने के लिए मैं उसे हासिल करने के उपाय करने लगा। इसी बीच सिंघई और जैक्सन ने इस टापू को बचाया। फिर किस तरह कुदरत के चमत्कार ने रक्त कथा मेरे हाथ में आई। मगर उस वक्त रक्त कथा मेरे हाथ आई ना आई बराबर थी, क्योंकि एक तरह से वो मेरे पास दलीप सिंह की अमानत थी। इसके बाद जारी हुई मेरे और शैतान सिंह के बीच अय्यारी की जंग। शैतान सिंह के मददगार उसका लड़का बिहारी सिंह, पत्नी नसीम बानो बेगम बेनज़ूर के अय्यार और सिपाही थे। उसके खिलाफ मेरे मददगार मेरी पत्नी रामकली, देव सिंह, श्यामा सिंह, गिरधारी सिंह और बागी सिंह के अलावा मेरे शागिर्द थे। अय्यारी की इस जंग में मैंने करीब सभी को मात दी। अपनी अपनी काफ़ी अच्छी तरकीब के साथ मैंने अपने साथ चारों अय्यारों के हाथ रक कथा आप तक पहुंचा दी थी। अपने सबसे बड़े दुश्मन शैतान सिंह को तिलिस्म में डाल दिया। दलीप सिंह के दिमाग में ये बात बैठा दी कि रक कथा मेरे पास अब नहीं,
उसकी ताकत कम करने के लिए मैंने उसके चारों अय्यारों श्यामा, गिरधारी, बलदेव और बागी सिंह को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। रक्त कथा आपके पास हिफाजत से रहे, इस सबब से धनों के जरिए ये खबर भी उड़ा दी कि रक्त कथा मेरे ही पास है। मेरी नज़र में उस वक्त तक मेरा आधा काम खत्म हो चुका था। जब मैंने देखा कि दलीप सिंह की ताबेदारी करने का कोई सबब नहीं रह गया, तो उसकी नौकरी छोड़कर अलग से आपकी खिदमत में लग गया। अपनी ताकत बढ़ाकर उसके मुताबिक मैंने काफ़ी हद तक अपना फ़र्ज़ निभाया। खर्चे पूरे करने के लिए वो मदद जैसे राजाओं के बहुत से काम किए, मगर उन कामों में भी मैंने इस बात का ख्याल रखा कि आपका कुछ नुकसान ना हो, फ़ायदा ही हो। जैसे कि अर्जुन सिंह वाले चक्कर में ही मैंने वो मदद के यहाँ जमुना और बिहारी को क्रमशः प्रगति और अर्जुन सिंह बनाकर अय्यारी करने का काम सौंपा। मेरी ही मदद से प्रगति बेगम बेनज़ूर के खिलाफ चंडिका बनकर अय्यारी कर ही रही है। उधर कलमदार हासिल करने के लिए मैंने जो कुछ किया वो मैं बता ही चुका हूँ। वह तो हम समझ गए कि तुमने सारे काम हमारी खिदमत के किए हैं, गौरव सिंह ने कहा। मगर दिक्कत ये रही है कि हम एक तरह से तुम्हें अपना दुश्मन समझते रहे। अगर तुम ये सब काम करने से पहले हमसे मिल लेते तो कदाचित अच्छा रहता, या तुम कहीं भी हमें इस बात का इशारा करते कि तुम हमारे साथ हो, तो आज तुम्हें खुद को वफादार साबित करने के लिए इतना ना बोलना पड़ता। वो तो ठीक है कुमार, लेकिन उससे बहुत सी दिक्कतें भी तो पैदा हो जाती। पिशाचनाथ ने कहा। जैसे देर सवेर उमादत, दलीप सिंह और बेगम बेनज़ूर को यह पता लग जाता कि मैं आपका खिदमतकार हूँ, तो किसी भी हालत में वे काम न कर पाता जो मैंने किए हैं। इस बात का कि इस बात का किसी को ख्याल भी नहीं था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह आपकी खिदमत है। ज़रा आप ही सोचिए कि अगर दुनिया ये कहती कि मैं आपका खिदमतगार हूँ, तो क्या दलीप सिंह मुझे हिफाजत से रखने को रक्त कथा देता? क्या उमदद मुझसे प्रगति और अर्जुन सिंह का सौदा करता? नहीं, ऐसे बहुत से काम मैं नहीं कर पाता। मेरे अलग रहकर काम करने का ही ये फ़ायदा था कि मैं इतने बड़े काम कर सका। जब तक मैं दलीप सिंह का नुमाइंदा था, तब तक सब दलीप सिंह के अय्यार के रूप में ही मुझे जानते थे। मगर उससे अलग होने के बाद मैंने ये प्रसिद्ध कर दिया कि मैं किसी भी राजा का ताबेदार नहीं हूँ, बल्कि ईमानदारी से किसी भी उस राजा का काम निकाल देता हूँ जो उसे दौलत देता है। इसी सबब से वक्त के मुताबिक यहाँ के सभी राजा मेरे दुश्मन और दोस्त थे। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, अर्जुन सिंह ने कहा, लेकिन तुम गुप्त रूप से हमें बतला भी तो सकते थे कि तुम हमारे खिदमतगार हो। बता नहीं सकता था, बल्कि बता रखा था मैंने, पिशाचनाथ ने जवाब दिया। बता रखा था? वंदना तरद्दुत के साथ बोली। किसे? हमें। पिशाचनाथ के कुछ बोलने से पहले ही गुरबचन सिंह बोल पड़े। हमें अच्छी तरह से ये जानकारी थी कि पिशाचनाथ जो भी कुछ कर रहा है वो हमारे हक में। यह भेद सिर्फ हमारे और पिशाचनाथ के ही बीच था। न ही इस बारे में इसने कभी किसी को कुछ बताया, ना ही मैंने, यहाँ तक कि आपको भी नहीं बताया। हमने सोचा कि जितने ज़्यादा लोगों को ये भेद मालूम होगा उतना ही खुलने का डर रहेगा। पिशाचनाथ हमसे उसी वक्त मिल लिया जब इसने हमारे चारों अय्यारों के ज़रिए रक्त कथा यहाँ पहुँचाई थी। इसका मतलब आपको उसी वक्त मालूम हो गया था कि रक्त कथा को बीच में गायब करने वाले हम हैं? गुलशन ने पूछा। बेशक, गुरबचन सिंह ने कहा। हमने उसी वक्त न सिर्फ यह मालूम कर लिया था कि तुमने हमें नकली रक्त कथा दी है, बल्कि ये भी मालूम कर लिया था कि असली रक्त कथा तुम चारों ने कहाँ छुपाई है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि उस खंडहर में से रक्त कथा हमने निकाल ली थी। तो आपने उसी वक्त हम गद्दारों को सज़ा क्यों न दे दी? भीम सिंह का लहजा काँप रहा था। इसलिए कि हम पिशाचनाथ से मिलकर यह खबर उड़ाने में इसकी मदद कर रहे थे कि असली रक्त कथा हमारे पास नहीं, बल्कि इसी के पास है। इससे तुम समझे कि हम भी रक्त कथा के इस हेर फेर का जिम्मेदार पिशाच को ही समझ रहे हैं, जबकि हम सारी हकीकत जानते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि रक्त कथा अब भी आपके पास है? विकास ने पूछा। इस सवाल का जवाब मैं पिशाचनाथ का किस्सा खत्म होने के बाद दे सकूंगा, गुरबचन सिंह ने कहा। हाँ तो पिशाच, अब तुम्हारा जो थोड़ा सा किस्सा बचा है उसे जल्दी जल्दी मुख्तसर में कह डालो। अब किस्सा बचा ही कहाँ है? पिशाचनाथ ने कहा। यह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेघराज के साथ बख्तावर सिंह बनकर मैं किस तरह उसके तिलिस्म में घुसा और वहाँ से राम रतन और चंद्रप्रभा को लेकर अपने उसी घाटी वाले अड्डे पर ले गया जहाँ अर्जुन सिंह को ले गया था। इस तरह मैंने बख्तावर सिंह बनकर न सिर्फ राम रतन और चंद्रप्रभा को धोखे में डाला, बल्कि मेघराज समझ रहा था कि मैं राम रतन और चंद्रप्रभा को लेकर उससे तय की हुई जगह पर पहुंचूंगा। मगर अपना काम होते ही मैं उसे भी धोखा दे गया और अपने अड्डे पर ले जाकर राम रतन और चंद्रप्रभा से कलमदान का भेद पूछा। उन्होंने मुझे बख्तावर सिंह समझकर सारा हाल खुलासा तौर पर बता दिया, जो इस तरह है। यहाँ पिशाचनाथ ने कलमदान का वह सारा भेद जो राम रतन और चंद्रप्रभा ने उसे बताया था कह सुनाया। उसे यहाँ दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाठक वह भेद छठे भाग के पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें बयान और सातवें भाग के दूसरे, तीसरे, चौथे बयान तथा आठवें भाग के दूसरे बयान में पढ़ा है। कलमदान का सारा भेद बताने के बाद पिशाचनाथ आगे बोला।
अभी अपना पूरा किस्सा कहकर राम रतन और चंद्रप्रभा निपटे ही थे कि वह बंसीलाल आ गया। उसने बताया कि वह मरा नहीं था, जिंदा है। ये वेद भी पाठक पढ़ा है। अब यहाँ से आगे हमारे पाठकों को सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप कथानक को गौर से पढ़ रहे हैं तो ये समझ गए होंगे कि कहानी के 8वें भाग के दूसरे बयान से आगे का हाल कहने वाला है। गौर करके पढ़िए। आगे लिखा हाल अब एक तरह से 8वें भाग के दूसरे और तीसरे बयान के बीच का है। 8वें भाग के दूसरे बयान के आखिर में जो आखिरी लाइन थी वो यूं है। पिशाचनाथ विजय इत्यादि को बता रहा था। मैंने ये जानने के लिए कि कहीं बंसीलाल ये तो नहीं जानता है कि मैं बख्तावर सिंह नहीं बल्कि पिशाचनाथ हूँ, मैंने बंसीलाल से सवाल किया। लेकिन आपको ये कैसे पता लगा कि मैं आज प्रभा और राम रतन को लेकर यहाँ निकाल कर यहाँ ले आया हूँ? मेरे इस सवाल के जवाब में बंसीलाल ने कहा, मैं हर वक्त मेघराज पर नज़र रखता था। आज जब मैंने उसे तुम्हारे साथ तिलिस्मी की तरफ जाते देखा तो चौंक पड़ा। तुम दोनों अंदर चले गए, मैं बाहर ही खड़ा रहा। फिर मैंने तुम्हें राम रतन और चंद्रप्रभा को संभाले बाहर आते देखा। वहाँ से यहाँ तक मैं तुम्हारा पीछा करता चला आया हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा समधी मिला है जिसने अपनी बेटी और दामाद को उस जालिम की कैद से आज़ाद किया। मैं बंसीलाल के इस जवाब से समझ गया कि उसे इस हकीकत की कोई जानकारी नहीं है कि मैं बख्तावर सिंह नहीं पिशाचनाथ हूँ। मैंने भी अपना नाटक उसी तरह जारी रखते हुए कहा, यह तो मेरा फ़र्ज़ था बंसीलाल जी। दुनिया की नज़रों में आप तो मर ही चुके थे। सबकी तरह मैं खुद भी आपको मरा ही समझता था। इस बात का तो ख्वाब में भी ख्याल नहीं किया था कि आपको इस तरह अपनी आंखों के सामने सलामत खड़ा देखूंगा। आपके बाद इन दोनों बच्चों यानी राम रतन और चंद्रप्रभा का बड़ा था ही कौन? सिर्फ मैं। और जब मुझे ये पता लगा कि ये दोनों बच्चे उस जालिम के तिलिस्म में कैद हैं तो उन्हें उस कैद से आज़ाद कराना मेरा फ़र्ज़ था। मुझे तुम्हारे ख्याल जानकर बड़ी खुशी हुई, बंसीलाल ने कहा। इसके बाद हम लोगों के बीच इसी तरह की कुछ औपचारिक बातें होती रहीं। बंसीलाल को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर राम रतन और चंद्रप्रभा बेहद खुश थे। इधर उधर की बातों के बाद बंसीलाल ने कहा, बेटे राम रतन, कलमदान के बारे में आज तक तुमने जो कुछ किया वो मेरे हुक्म के मुताबिक ही किया। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। मेघराज आज तक मुझे मरा ही समझता है। उसे ख्वाब में भी गुमान नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। अतः अब वह मेरा वह पाप खोलने की बात भी दिमाग में नहीं लाएगा जिससे मैं डरता रहा था। इधर इस कमीने की बदमाशियाँ भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। यह बदकार फिर इसी ख्याल में है कि महाराज उमादत का तख्ता पलट दे और खुद चमनगढ़ पर राज करे। मेरे ख्याल से वह वक्त आ गया है जब इसका पता चमनगढ़ से हमेशा के लिए ही साफ कर देना चाहिए। अब हमें किसी बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्यों बख्तावर सिंह, तुम्हारा क्या ख्याल है? बात तो आपकी ठीक ही है, लेकिन इसमें एक उलझन है। मैंने कहा, क्या? यही कि अगर आप सामने आएंगे तो दारोगा फिर आपके उसी गुनाह का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा। मैं बोला, अब कलमदान को उमादत की खिदमत में हाजिर करने पर फिर वही दिक्कत सामने आएगी जिस वजह से आपको अपने मरने तक का नाटक किया था। वो तो हम भी जानते हैं, बंसीलाल ने कहा। लेकिन हमने कहा ही कब कि हम भी सामने आएंगे। हमने तो इस खेल में ठीक हम तो इस खेल में ठीक उसी तरह अलग रहेंगे जिस तरह अब तक थे। ये काम राम रतन चंद्रप्रभा के साथ मिलकर तुम्हें करना है। इस काम के ज़रिए न तुम सिर्फ अपने मालिक उमादत और उनकी रियासत चमनगढ़ को तबाह और बर्बाद होने से बचाओगे, बल्कि दारोगा से अपना बदला भी ले लोगे। मैं उस भेद से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ जिसमें फंसाकर दुष्ट दारोगा ने तुम्हें न सिर्फ महाराज उमादत की नज़रों से गिरा दिया बल्कि चमनगढ़ से निष्कासित कर दिया। इस कलमदान को पेश करके तुम महाराज उमादत के सामने खुद को सच्चा और दारोगा को बदकार, झूठा, गद्दार और नमक हराम साबित कर सकते हो। बात तो आपकी ठीक ही है, मैंने कहा। दारोगा का पत्ता चमनगढ़ से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। इस तरह यह बात तय हो गई कि कलमदान का भेद उमादत के सामने खोल दिया जाए। सभी बातें तय हो जाने के बाद बंसीलाल ने राम रतन से पूछा, हाँ तो बेटे, अब तुम बताओ कि तुमने कलमदान कहाँ और किस हिफाजत से रखा है? कलमदान ऐसी जगह है पिताजी जहाँ से उसे हमारी जानकारी के बिना कोई किसी हालत में कभी हासिल नहीं कर सकता। हल्के से मुस्कराया बंसीलाल बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटे, लेकिन याद रखो कि शागिर्द अपनी तरफ से हर काम ठीक करता है। उसे क्या गलत और क्या सही है तो गुरु ही बताता है। अब तो उस कलमदान के भेद को खोलने की बात आई गई है। ज़रा सुना तो सही कि तुमने हमारी अमानत को कितने महफूज तरीके से रखा है। सुनिए, राम रतन ने कहा। चमनगढ़ की सरहद से कोई 5 कोस दूर घने और खतरनाक जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ सेहत के 2 लंबे लंबे दरख्त हैं। यूं तो यह सारा ही जंगल दरख्तों से भरा पड़ा है। जंगल में जगह जगह सियात के भी कई दरख्त हैं। उस दायरे में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा दरख्त नहीं है। इनकी खासियत यह है कि ये दोनों दरख्त एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं और तरद्दुद की बात यह है कि दोनों की ऊंचाई भी एक ही है। दोनों के बीच में कोई 20 कदम का फासला है। क्या कलमदान इन दोनों दरख्तों पर कहीं रखा है? मैंने सवाल किया।
सुनकर इस तरह मुस्कराया रामरतन जैसे मैंने कोई बहुत ही बचकानी बात कह दी। बोला, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि इस तरह खुली हवा में कलमदान रख दूँगा। गौर से सुनते रहिए। हम जैसा आदमी, यानी जिसे मालूम भी है कि कलमदान कहाँ है, महीने में सिर्फ एक ही दिन उसे निकाल सकता है। महीने के बाकी दिनों में अगर हम भी चाहें तो कलमदान को हासिल नहीं कर सकते। मैं खास दिन है पूर्णमासी का। उस दिन आसमान पर चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। कलमदान को हासिल करने के लिए आदमी को उन दोनों दरख्तों के ठीक बीच में खड़ा हो जाना चाहिए, और इस बात पर गौर रखना चाहिए कि दोनों दरख्तों की परछाइयाँ चांदनी के सबब से ज़मीन पर कहाँ पड़ रही हैं। बस वारदात इन दोनों की परछाइयों में ही है। उस वक्त का इंतज़ार करना है जब तक कि पूर्णमासी की रात में चंद्रमा की चांदनी के सबब से दोनों दरख्तों के ऊपरी भाग ज़मीन पर मिल नहीं जाते। यानी हर पूर्णमासी की रात को एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों दरख्तों की परछाइयों के ऊपरी भाग ज़मीन पर कहीं एक दूसरे को छूते हैं। बस ठीक वहीं ज़मीन पर जहाँ वे एक दूसरे को छूते हैं खुदाई करनी है। ज़्यादा नहीं, औसत आदमी के नाप से कुल 14 बिलांत गहरा गड्ढा खोदना है। 14 बिलांत गहरा गड्ढा खोदने के बाद 2 बिलांत दाहिनी तरफ खोदो। 2 बिलांत खोदने के बाद उसमें हाथ डालो। आपके हाथ में लोहे की एक खूंटी आएगी। उस खूंटी को अगर ताकत से दबा दिया जाए तो बाई तरफ वाला दरख्त अपनी जगह से हट जाएगा। जहाँ से वह दरख्त हटेगा वहाँ से ज़मीन में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होंगी। बेखौफ उन्हीं पर उतर जाना है। ये सीढ़ियाँ आपको एक गुफ़ा में ले जाएंगी और गुफ़ा के रास्ते आप सीधे एक कोठरी में पहुँचेंगे। कोठरी में एक लाइन में 3 संदूक होंगे। तीनों संदूकों में मोटे ताले लटके होंगे। कोठरी की छत के ठीक बीच में एक छीका टंगा होगा और उस पर रखी होगी एक हांडिया। उस हांडिया में हाथ डालते ही एक सांप फुफकारेगा। जिसे जानकारी नहीं होगी वो उसे असली सांप ही समझेगा, जबकि बड़ी कारीगरी से तैयार किया गया वह बिल्कुल नकली सांप है। सांप की गर्दन पकड़कर अगर आप एक साथ उसकी दोनों आंखें अंदर की तरफ दबा दें तो उस सांप की जीभ बाहर गिर पड़ेगी। असल में सांप की इस जीभ का पिछला हिस्सा बीच वाले संदूक की चाबी है। जब आप संदूक खोलेंगे तो आपको वह बिल्कुल खाली मिलेगा। असल में संदूक की दाहिनी दीवार पर हल्का सा मोम है। उसे जली हुई मोमबत्ती या किसी भी तरह की आग की तपिश से पिघला लो। संदूक की दाहिनी दीवार पर लगे मोम के पिघलने के बाद वहाँ दूर नन्हे नन्हे छेद नजर आएंगे। इन दोनों छेदों में एक साथ सांप की जीभ का अगला भाग डालकर धीरे से बाई तरफ घुमाने से संदूक की अंदरूनी दीवार का एक हिस्सा हट जाएगा। बस आपके सामने कलमदान होगा। बड़े आराम से कलमदान को आप वापस ला सकते हैं। वाह, बहुत खूब। मान गए कि कलमदान को तुमने खूब हिफाजत से रखा है। बरबसी बंसीलाल तारीफ कर उठा। दिल ही दिल में मैं भी राम रतन द्वारा रखे गए कलमदान की तारीफ के बिना नहीं रह सका। बहुत देर तक मैं और बंसीलाल उसकी तारीफ करते रहे। फिर हम में इसी बारे में बातें होने लगीं। मुख्तसर ये है कि उस दिन के 5 दिन बाद पूर्णमासी थी। हमने फैसला किया कि 5 दिन बाद पूर्णमासी की रात को कलमदान को निकाल कर छठे दिन इबादत की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। इसी फैसले के साथ हमारी उस दिन की मीटिंग बर्खास्त हुई। 8वां बयान। बंसीलाल मेरे अड्डे से यह कहकर चला गया था कि उसे चमनगढ़ जाकर मेघराज की हरकतों पर नज़र रखनी है। राम रतन और चंद्रप्रभा मेरे अड्डे पर ही रहे। उधर उस वक्त अर्जुन सिंह भी मेरे ही अड्डे पर एक दूसरे कमरे में मौजूद थे। अब मैं आपको मुख्तसर में ये बताता हूँ कि उस दिन के बाद और पूर्णमासी की रात के बीच वाले 5 दिनों में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इस बीच में मैंने अर्जुन सिंह को अपना वह सारा किस्सा जो इस वक्त आपको सुना रहा हूँ बता दिया। मैंने ये साबित कर दिया कि प्रेतनाथ की हत्या के बाद मेरी हर कार्रवाई उन्हीं की खिदमत के लिए, उन्हीं के हक़ में। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अर्जुन सिंह को अपने हक़ में ले लिया। कलमदान के भेद तक का सारा किस्सा मैंने इन्हें बता दिया। इन्हें सारा किस्सा बताने के बाद जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे अपना एक शागिर्द मिला जो दलीप सिंह के महल में अय्यारी करता था। उसने मुझे खबर दी कि महाराज अल्फांसे ने मेघराज के वेश में दलीप नगर आकर किस तरह सुरेंद्र सिंह के दोनों हाथ काट डाले थे। इसके बाद उसने मुझे वे सारी बातें बताई जो अलग कमरे में मेघराज और दलीप सिंह के बीच हुई थी। उन बातों से मुझे मालूम पड़ा कि असल में विक्रम सिंह भी उमादत्त के खिलाफ दारोगा से मिला हुआ है। मेघराज ये समझ चुका था कि मैंने राम रतन और चंद्रप्रभा के बारे में उसे धोखा दिया है। उनके बीच महाकाल की उस चिट्ठी के बारे में भी बातें हुई जो उसने मेघराज को महाराज अल्फांसे के हुक्म से जंगल में ही रोके रखने के लिए लिखी थी। पढ़े 7वें भाग का पहला बयान और 8वें भाग का भी पहला ही बयान। हाँ, वे सब बातें हम अच्छी तरह जान चुके हैं। तुम अपना किस्सा आगे कहो, अल्फान से बोला। फिर तो आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त दारोगा ने दलीप सिंह से कहा था कि पिशाचनाथ को फंसाने की एक चाल मेरे दिमाग में। पिशाचनाथ ने कहा। दलीप सिंह के वह चाल पूछने पर मेघराज ने उसके कान में कुछ कहा था। उसने दलीप सिंह के कान में जो कुछ कहा उसे मेरा शागिर्द नहीं सुन पाया।
हाँ, दलीप सिंह ने चाल सुनने के बाद उसकी तारीफ खूब की थी। ये सारा किस्सा हमें यहाँ आकर खुद महाकाल ने हमें बता दिया है, विजय ने कहा। लेकिन ये तो नहीं बताया होगा महाराज कि मेघराज की वह चाल क्या थी जो उसने दलीप सिंह के कान में बताई। वो तो तुम्हें भी नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हारा शागिर्द भी उसे सुन नहीं सका था। उस वक्त तो मालूम नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मालूम पड़ गई थी, पिशाचनाथ ने कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह चाल ये थी कि मेरे अड्डे पर आकर जिस बंसीलाल ने बात की थी वह बंसीलाल नहीं, मेघराज था। क्या मतलब? विकास भी बिना उछले नहीं रह सका। जी हाँ, पिशाचनाथ ने कहा। यह भेद मुझे उस वक्त पता लगा जब बंसीलाल के वेश में दारोगा मेरे अड्डे पर मेरी आंखों के सामने रहकर राम रतन और प्रभा से कलमदान का पता पूछकर जा चुका था। मेरे एक शागिर्द ने, जो मेघराज पर नज़र रखता था, आकर बताया कि मेघराज विक्रम सिंह से कह रहा था कि वह बंसीलाल बनकर मेरे अड्डे पर गया और कलमदान कहाँ है, ये भेद पता लगाया है। ओह, विकास के मुंह से निकला। सच? ये सुनकर मैं भी मनी मन मेघराज की तारीफ कर उठा। वाकई उसने अच्छी तरकीब सोची थी और अपनी तरकीब में वह कामयाब भी हो गया था। मगर इसका तो सवाल ही नहीं उठता था कि किसी भी सूरत में कलमदान उसके हाथ पड़े। सो मैं फ़ौरन ही महाकाल से मिला और सारे हालात उसके ज़रिए गुरबचन तक पहुंचा दिए। इसके बाद पूर्णमासी की रात को बड़ा ही खतरनाक खेल खेला गया। उस सारे खेल में मेरी और गुरबचन सिंह की मिलीभगत थी। पूर्णमासी की उस रात का पूरा किस्सा सुनाने के बाद मैं पाठक यह सारा किस्सा 8वें भाग के तीसरे बयान में पढ़ा है। बोला, मैं मुंडासे वाला आदमी मैं ही था। मुझे मालूम था कि एक नकाबपोश जो दूर के दरख्त पर बैठा मेरी एक एक हरकत देख रहा है, असल में मेघराज है। मुझे मालूम था कि ऐन वक्त पर मुझसे कलमदान छीनेगा। जहाँ कलमदान था उस जगह को देखकर मैं चकराया, क्योंकि एक की बजाय वहाँ 5 एक जैसे कलमदान थे। मुझे मालूम नहीं था कि उनमें असली कलमदान कौन सा है। मैं अभी इसी तरद्दुद में था कि नकाबपोश के रूप में मेघराज ने मुझ पर हमला कर दिया। हमारी चाल तो कुछ और ही थी, सो इस लड़ाई में मैंने बेहोश होने का नाटक किया। मेघराज ने अंधेरे में ही अपने काले कपड़े उतार कर मेरे कपड़े पहन लिए, यानी यहाँ से वह खुद मुड़ासे वाला बन गया। पांचों कलमदान लेकर वह बाहर निकला। यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि मेघराज इस वक्त भी बंसीलाल की सूरत में था। जंगल में जो उसे सफ़ेद पोश मिला था वह अन्य कोई नहीं, चंद्रप्रभा ही थी। इधर राम रतन के कानों में से हमने पहले ही बात निकाल दी थी कि बंसीलाल असल में मेघराज है। आगे चलकर जिस काले भूत ने मेघराज को रोका वह राम रतन ही था। उसने मेघराज को मात दे दी और उन पांचों में से असली कलमदान लेकर चंद्रप्रभा के साथ चल पड़ा। उसे तो मालूम ही था कि असली कलमदान कौन सा है, और ये असली कलमदान राम रतन और चंद्रप्रभा से हम छीन लाए। पिशाचनाथ की बात बीच में ही काटकर विजय बोला, हमें तो साली पहले जन्म से ही शेर बनने की प्रैक्टिस है। यह गुर हमें हमारे गुरु भूतेश्वर नाथ ने सिखाया था। आप? विकास के मुंह से आश्चर्यजनक लहजा निकला। यस दिल जले, बिल्कुल हम, विजय ने कहा। गुरबचन सिंह ने खुद हमसे ये महान काम करने की इच्छा जाहिर की थी, और तुम तो जानते ही हो कि हम ऐसे महापुरुष हैं जो कभी किसी का कहना नहीं टालते। हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपने पिछले जन्म के कारनामों का फ़ायदा उठाएं। पिछले जन्म में हमारे गुरु भूतेश्वर नाथ ने ही तो हमें ये कला सिखाई थी। इसका मतलब ये हुआ कि कलमदान इस वक्त हमारे पास है, विकास ने कहा। ज़रूर है प्यारे दिल जले, विजय ने कहा। उसे कलमदान नहीं, उस साले दरोगा मेघराज का कच्चा चिट्ठा कहो। कुछ देर इन लोगों के बीच इधर उधर की बातें होती रही। फिर पिशाचनाथ बोला, बस अब मेरा सारा किस्सा खत्म सा ही हो गया। आप ये भी जान चुके हैं कि कलमदान किस तरह यहाँ तक पहुँचाया गया। उधर अर्जुन सिंह कलमदान यहाँ तक पहुँचने तक मेरी घाटी में ही थे। जब इन्हें यकीन हो गया कि कलमदान मैंने यहीं पहुँचाया है तो इन्हें मेरी इस बात पर यकीन करना ही पड़ा कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो इनके हक़ में। गुरबचन सिंह तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, सो इन्हें मालूम था कि अब मैं महाराज अर्जुन सिंह के साथ यहाँ आने वाला हूँ। अब तुम सुनो, पिशाचनाथ की शैतान सिंह के तिलिस्म में कैद हो जाने के बाद भी तुम्हें टमाटर से कौन डराता रहा? गुरबचन सिंह ने कहना जारी किया। वह अन्य कोई नहीं, शैतान सिंह की पत्नी नसीम बानो थी। नसीम बानो? चौंका पिशाच। हाँ, नसीम बानो, गुरबचन सिंह ने कहा। शैतान सिंह ने किसी को भी टमाटर का भेद नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी मालकिन बेगम बेनज़ूर को भी नहीं, मगर अपनी पत्नी नसीम बानो को उसने बता दिया था। जब नसीम बानो को यह हकीकत मालूम हुई कि तुमने उसके पति को तिलिस्म में डाल दिया है, तो तुमसे बदला लेने के लिए तिलमिला उठी। वह किसी भी सूरत में तुमसे बदला लेने की और तुम्हारे चंगुल से अपने बेटे बिहारी सिंह को निकालने की कोशिश करने लगी। नसीम बानो से हमारी सबसे पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब वह नाहर सिंह, भीम सिंह और गुलशन को डरा धमकाकर उनसे रक्त कथा का पता पूछने की कोशिश कर रही थी। ये बात महाराज अल्फांसे को अच्छी तरह से मालूम है कि बागी सिंह बने बलदेव सिंह ने इन तीनों को एक मिट्टी के बंदर से किस तरह डराया था। इनके बंदर से डरने का सबब आप पीछे जान चुके हैं। बलदेव सिंह इन तीनों को बेहोश करने के बाद वहाँ से महाराज अल्फांसे को लेकर चला गया था।
होश में आने के बाद ये तीनों आपस में अभी दो चार बातें ही कर पाए थे कि वहाँ नसीम बानो पहुँच गई। अभी वह इनसे रक्त कथा हासिल करने के लिए इन्हें चक्कर में फंसा ही रही थी कि हम वहाँ पहुँच गए। हमने कमरे के बाहर से ही कहा कि नसीम बानो को रक्त कथा का पता वे बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि वह नसीम बानो ही है जिसने उन्हें बंदर से डराया था। इतना सुनते ही नसीम बानो घबरा कर बोली, कौन हो तुम, क्या बकते हो? यह हाल खुलासा तौर पर हमारे पाठक पहले भाग के 103 से 106 तक पेज के बयान में पढ़ा है। नसीम बानो की इस बौखलाहट का मतलब हम समझ सकते थे। हम सामने आ गए। हमारे सामने आते ही जहाँ नसीम बानो चौकी, वहाँ इन तीनों के चेहरे ये सोचकर पीले पड़ गए कि हम ये जान चुके हैं कि इन्होंने असली रक्त कथा अपने कब्जे में करके नकली रक्त कथा में देने की गद्दारी की थी। हम पहले ही बता चुके हैं कि उस रक्त कथा तक हम उस बंदर के अंदर से, जिसके अंदर इन्होंने रक्त कथा छुपाई थी, हासिल कर चुके थे। सो हमने इन तीनों को यह कहकर माफ़ कर दिया कि तुमने अपनी तरफ से तो हमारे साथ पूरी गद्दारी की, लेकिन फिर भी धोखा खा गए, क्योंकि वह भी नकली ही रक्त कथा थी जिसे तुमने असली समझकर बंदर में रख दिया था। ये बात ना उड़ सकी कि असली रक्त कथा हमने हासिल कर ली है। हमने पिशाचनाथ की चाल से ही चलना मुनासिब जाना, यानी दुनिया में यह प्रसिद्ध करने के लिए कि रक्त कथा अभी तक पिशाच के पास ही है। हमने उस वक्त इन तीनों नसीबानों के सामने यही कहा कि असली रक्त कथा तो अभी भी पिशाच के पास ही है। उसने तुम चारों को धोखे में डालने के लिए तुम्हें रक्त कथा तक पहुंचाया, और तुमने उस नकली रक्त कथा को असली समझकर अपने कब्जे में किया और अपनी बनाई हुई नकली रक्त कथा हमें दी। ये दोनों ही रक्त कथाएं नकली थीं, और असली तो अब भी पिशाचनाथ के पास ही है। आपको याद रखना चाहिए कि इस वक्त से पहले ही हमारे और पिशाचनाथ के बीच बातें हो चुकी थी, यानी हम दोनों ही ये प्रसिद्ध करने में लगे हुए थे कि रक्त कथा पिशाच के पास ही है। इसका स्वभाव आप जान ही चुके हैं। आप ये बताइए कि आपके सामने आने पर इन तीनों नसीम बानों की क्या हालत हुई? सारी बातें जानने के बाद ये तीनों हमारे पैरों में पड़ गए, गुरबचन सिंह ने कहा, और गिड़गिड़ा कर अपने द्वारा की गई गद्दारी की माफ़ी मांगने लगे। मैं जानता था कि यह हरकत उन्होंने अपने दिमाग में ही बदख्याली के सबब से की है। जब ये ज़्यादा ही रोने और गिड़गिड़ाने लगे तो मैंने इन्हें यह कहकर माफ़ कर दिया कि इस बार तो माफ़ किया जाता है, लेकिन अगर फिर कभी इनके दिमाग में बदख्याली आई तो सज़ाए मौत के हकदार होंगे। इनसे निपटने के बाद मैंने इन्हीं तीनों को हुक्म दिया कि नसीम बानो को गिरफ्तार करके वे उसे रमड़ी घाटी में ले आएँ। नसीम बानो सिर्फ यह कहती रह गई कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उसकी बात सुन लूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मुझे आपको यानी अल्फांसे बलदेव सिंह के पंजे से निकालने के लिए जाना था। मैं उन तीनों का नसीम बानो को गिरफ्तार करके रमणी घाटी में ले जाने का हुक्म देकर वहाँ से चला गया। जब मैं अपना काम पूरा करके रमणी घाटी में पहुँचा तो ये तीनों हुक्म के मुताबिक नसीम बानो को साथ लिए रमणी घाटी में पहुँच चुके थे। रमणी घाटी में मैंने नसीम बानो से बात की। उसने मुझसे सबसे पहला सवाल यही किया कि मैंने उसे गिरफ्तार क्यों किया। जवाब में मैंने यही कहा कि वह हमारी दुश्मन बेगम बेनज़ूर की अय्यार है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। इसके जवाब में नसीम बानो ने कहा, मैं जानती हूँ गुरबचन सिंह जी कि आप कितने दयालु, सच्चे और मुसीबत के मारों की मदद करने वाले हैं। मैं तो खुद ही बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा रखती थी, मगर हज़ार कोशिश करने के बाद भी मुझे ऐसा मौका नहीं मिल सका। मैं बेगम बेनज़ूर की अय्यार नहीं, बल्कि मुसीबत की मारी हूँ। मैं एक ऐसी अबला हूँ जो अपने पति और पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ और जंगल जंगल भटकती फिरती हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। मैं आपसे सच कहती हूँ, अपने पति और पुत्र की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं किसी की अय्यारा नहीं, बल्कि एक ऐसी मुसीबत की मारी अबला हूँ जो पति और पुत्र के वियोग में तड़प रही है और किसी सहारे की तलाश में भटक रही है। तो फिर तुम रक्त कथा किस मतलब से हासिल करना चाहती हो? मैंने पूछा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा पति शैतान सिंह तिलिस में कैद है, नसीम बानो ने कहा। उन्हें दुष्ट पिशाचनाथ ने उस तिलिस में कैद किया है। उन्हें तिलिस में से निकाल सकूं, इसलिए रक्त कथा हासिल करना चाहती हूँ। शैतान सिंह को तिलिस में डालने की सारी कहानी पिशाचनाथ मुझे पहले ही बता चुका था, मगर फिर भी ये जानने के लिए कि पिशाचनाथ ने मुझसे कहीं झूठ तो नहीं बोला है, मैंने नसीम बानो से सारी बात पूछी। उसने वही सब कुछ बताया जो पिशाचनाथ ने मुझे बताया था, और आप भी वह सब पिशाचनाथ की ज़ुबानी अभी अभी सुना है। सब कुछ कहने के बाद नसीम बानो बोली, इस तरह इस कमीने पिशाचनाथ ने मेरे पति को तिलिस में कैद कर लिया और मेरे लड़के यानी बिहारी सिंह को अपने जाल में फंसा रखा है। आप समझ सकते हैं कि इन हालातों में एक पत्नी और भी क्या करने की ठान सकती है। मैंने वही ठाना, यानी मैंने पिशाचनाथ से बदला लेने, तिलिस में से अपने पति को निकालने और बिहारी सिंह को बदकार पिशाचनाथ के चंगुल से निकालने की कसम खाई है। मगर आप सोच सकते हैं कि जिस पिशाचनाथ से बड़े बड़े अय्यार और राजा महाराजा टक्कर नहीं ले पाते, जिसने मौत के दूतों को तिलिस में कैद कर दिया, उसके सामने भला मेरी क्या बिसात है। एक कमज़ोर अबला भला उस बदकार पिशाचनाथ का क्या बिगाड़ सकेगी। मैं समझती हूँ कि इतने अल्फाजों में आप मेरी उलझन खूब समझ सकते हैं।
मैं आपसे इसी सबब से मिलना चाहती थी कि इस युग में आपसे ज़्यादा सच्चा, नेक दिल, रहम दिल और मुसीबत के मारों की मदद करने वाला कोई नहीं है, और कदाचित ऐसा भी कोई नहीं है जो पिशाचनाथ जैसे दबंग अय्यार से टक्कर ले सके। मेरे दिमाग में सिर्फ आप ही एक ऐसे आदमी रहे जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ। आप ही मुझे मेरा पति और बेटा लौटा सकते हैं। आप अगर मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे सिर पर अपना हाथ रख दें तो मैं उस दुष्ट से अपना बदला ले सकूँगी। आप तो हर मुसीबत के मारे की मदद करते हैं, मुझे भी अपनी बेटी समझकर मदद करें। मैं इंद्रदेव की कसम खाती हूँ कि मैं किसी की भी अय्यार नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी बेटी, अपने पति की पत्नी और अपने बेटे की माँ हूँ। और अगर आपका हाथ मेरे सिर पर आ जाए तो कमीने पिशाचनाथ से बदला लेना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें। मुसीबत के मारे लोगों के रहनुमा और उनके लिए मसीहा हैं आप। इस तरह बहुत रो पीट कर नसीम बानो ने मेरी मदद मांगी। अब मेरे सामने ये उलझन भी थी कि मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि आजकल पिशाचनाथ हमारे ही हक में काम कर रहा है। नसीम बानो के उस वक्त के जज्बातों को भी मैं अच्छी तरह समझता था। मैं जानता था कि वह जो भी कुछ कह रही है दिल से कह रही है। उसके दिली जज्बातों को भी मैं अच्छी तरह समझ रहा था और ऐसे हालातों में उसकी मदद करना भी मेरा धर्म था। मगर सारी सच्चाई जानते हुए भी भला मैं पिशाचनाथ से बदला लेने में उसकी मदद कैसे कर सकता था। जब वह ज़्यादा रोई गिड़गिड़ाई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं उसके पति को तिलिस्म से निकालते और बिहारी सिंह को उसे सौंपने में मदद करूँगा। मैंने उससे कहा कि इस वक्त रक्त कथा पिशाचनाथ के कब्ज़े में, मगर रक्त कथा चाहे जिस पर रहे, तिलिस्म में देव सिंह यानी विजय और शेर सिंह यानी अल्फांसे के अलावा कोई नहीं जा सकता, चाहे जिस तरह भी आए। लेकिन वक्त पर रक्त कथा हमारे ही पास आ जाएगी। हमने उसे बता दिया कि गौरव सिंह और वंदना देव सिंह को लेने राजनगर गए। जब तक वे देव सिंह को यहाँ नहीं ले आते तब तक पिशाचनाथ जो कुछ कर रहा है उसे करने दो। मैंने उसे समझाया कि जल्दी ही देव और शेर सिंह के हाथों से तिलिस्म टूटेगा और वह अपने पति से मिलेगी। मेरी सारी बातें समझने के बाद उसने मुझे पिशाचनाथ का टमाटर वाला भेद भी बताया जो उसे शैतान सिंह ने बताया था। मुझे तो पिशाचनाथ सारी कहानी पहले ही सच सच बता चुका था, अतः मुझे सब कुछ मालूम था। मुख्तसर यह है कि मैंने नसीम बानो को इस बात पर राज़ी कर लिया कि फ़िलहाल तो वह पिशाचनाथ को वह सब करने दे जो वह कर रहा है। कभी कभी वह पिशाचनाथ को डराने के लिए टमाटर वाली बात का प्रयोग कर सकती है। लेकिन आपने उसे ये इजाज़त क्यों दी? पिशाचनाथ ने पूछा। सिर्फ उसके दिल को तसल्ली देने के लिए, गुरबचन सिंह ने कहा। अगर मैं उसको इतनी भी इजाज़त ना देता तो वो समझती कि मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ। उधर तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत तरद्दुद में डालना था, धीरे से मुस्कुराते हुए गुरबचन सिंह ने कहा। लेकिन हाँ, हमने नसीम बानो को सिर्फ इतनी ही इजाज़त दी है कि वह सिर्फ टमाटर से डरा सकती है। नसीम बानो को हमारी खास हिदायत थी कि वह कभी तुम्हारे सामने ना पड़े और ना ही तुम्हारे किसी काम में रोड़ा अटकाए। हमने उसे समझा दिया था कि अगर उसने हमारी हुक्मदुली की तो हम उसकी मदद नहीं कर सकेंगे। उस दिन से आज तक नसीम बानो से उतने ही काम करती है जितने कि हमारे तरद्दुद से इजाज़त होती है। हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए पूरी वफादार है। बेगम, बेनज़ूर इत्यादि हमारे किसी भी दुश्मन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी ज़िंदगी के सिर्फ यही मकसद बनकर रह गए कि शैतान सिंह को तिलिस्म से निकाल सके, बिहारी सिंह को तुमसे छीन सके और तुमसे बदला ले सके। लेकिन आपने पहले कभी मुझे ये हकीकत क्यों नहीं बताई कि नसीम बानो आपसे मिली हुई है? पिशाचनाथ ने पूछा। और आप ही की शहज़द मुझे टमाटर से डराया करती है, जबकि मैंने कई बार आपसे ये जिक्र किया था कि मुझे अब भी कोई टमाटर से डराता है। अभी कुछ देर पहले ही तो कहा था कि तुम्हें भी तरद्दुद में डाले रखना ज़रूरी था। गुरबचन सिंह एक बार फिर मुस्कुराकर बोले। वरना सारी खासियतें होने के बाद भी तुम में कमी ये है कि तुम अपनी ताकत पर गुमान करने लगते हो, और उस गुमान के नशे में चूर होकर तुम उल्टे सीधे कदम उठा डालते हो। कहीं तुम फिर अपनी ताकत के घमंड में चूर फिर अपने दिमाग के किसी बदख्याल का शिकार ना हो जाओ। इस सबब से भी तुम्हारे दिल में यह डर बैठाए रखना ज़रूरी था कि शैतान सिंह के बाद भी अभी तक तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हारे टमाटर वाले भेद को जानता है। कदाचित आपने सही कहा है, पिशाचनाथ ने किसी मुजरिम की तरह गर्दन झुकाकर कहा। मगर अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कभी अपनी ताकत और दिमाग पर गैर ज़रूरी फ़ख्र न करूँगा। ज़िंदगी अपने मालिकों की खिदमत करूँगा। अब आप में से किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो वो कह सकता है, गुरबचन सिंह ने कहा। वैसे हमारे ख्याल से अब अभी भेद खुल चुके हैं। मेरे हाथ का लिखा ये ग्रंथ पढ़ने और आज के यहाँ के हालात के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप यानी विजय और अल्फान से बहुत कुछ समझ गए होंगे। अगर पिशाचनाथ का हाल आपने गौर से सुना है तो जहाँ तक हम समझते हैं सारा किस्सा आपकी समझ में आ गया होगा। रही सही कसर मैंने पूरी कर दी है। इस वक्त हालात ये हैं कि उमादत का अय्यार गोवर्धन सिंह हमारी कैद में, राम रतन और चंद्रप्रभा पिशाचनाथ की घाटी में कैद हैं। बख्तावर सिंह मेघराज की कैद में है तो बख्तावर सिंह ने किसी अनजानी जगह विक्रम सिंह की पत्नी और लड़की, जिनके नाम चंद्रा रानी और कुंती हैं, को कैद कर रखा है।
बिहारी सिंह और जमुना उमादत्त के महल में अय्यारी कर रहे हैं तो प्रगति बेगम बेनज़ूर के महल में चंडिका बनी हुई है। श्यामा, गिरधारी, बलदेव और बागी सिंह के बीच की वह गलतफहमी जो पिशाचनाथ ने उनके बीच पैदा की थी, हमने दूर कर दी है। और अब वे चारों दलीप सिंह से जाकर मिल गए हैं। अब दलीप सिंह और उन चारों का सबसे बड़ा दुश्मन पिशाचनाथ है। नसीम बानो हमारे हक में काम कर रही है। नानक पर भी पिशाचनाथ की सारी हकीकत खुल चुकी है, इत्यादि। हम समझते हैं कि सारी बातें साफ हो चुकी हैं। फिर भी आप में से किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो वह कर सकता है। मैं रक्त कथा के बारे में जानना चाहता हूँ, विकास ने कहा। रक्त कथा हमारे ही पास महफूज है, गुरबचन सिंह ने जवाब दिया। मुकरंद इस वक्त मेघराज के कब्जे में। इस वक्त ही क्या, शुरू से ही वह दारोगा के कब्जे में। उसी के अय्यारों ने गुरु भूतेश्वर नाथ के मकान से मुकरंद चुराया था और उसी दिन से वह उसने अपने तिलिस्म में हिफाजत से रख रखा है। ये भेद हमें अभी कुछ ही दिन पहले मालूम हुआ। इसका मतलब मुकरंद हमें दारोगा के कब्जे से निकालना है? विजय ने पूछा। वो सब तो हो जाएगा महाराज, गुरबचन सिंह ने कहा। मेघराज की नस यानी कलमदान हमारे कब्जे में। जो भी कुछ करना है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप अपने दिमाग की उन उलझनों को दूर करें जो खुली नहीं। सबके बीच एकदम सन्नाटा छा गया। सभी अपने दिमागों में कोई ऐसा सवाल ढूंढ रहे थे जिसका भेद खुलना बाकी रह गया। मेरे प्रेरक पाठकों, यहाँ कुछ देर के लिए मैं यानी वेद प्रकाश शर्मा आप लोगों से मुखातिब हूँ। रमणी घाटी में मौजूद इस कथानक के पात्रों की तरह आप भी अपना दिमाग घुमाइए। कहीं कोई ऐसा रहस्य तो नहीं रह गया जो खुलना बाकी रहो। आपने अगर गौर से इस 13वें भाग को पढ़ा है तो आप इसी नतीजे पर पहुँचे होंगे कि 13वां भाग एक तरह से पिछले 12 भागों का सारांश है। मैंने इसमें 12 भागों के कथानक के हर बयान रूपी मोती को पिरोकर एक खूबसूरत माला बनाने की कोशिश की है। कहाँ तक कामयाब हूँ ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप ही लोग जानते हैं। आप ये अंदाज़ा भी अच्छी तरह लगा सकते हैं कि इस कथानक का अंत करना, एक एक बात साफ करके आपको समझाना और पीछे के 12 भागों में कहाँ क्या लिखा है याद रखना कितना कठिन है। इस वक्त यहाँ, जबकि मैं अपने कमरे में बैठा ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, मेरे चारों तरफ संतति के पिछले भाग और संतति से संबंध रखने वाले अनेकों कागज़ मेरे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इस वक्त मेरे दिमाग में जितने भी रहस्य आए वे सब खोलता चला गया हूँ। इतनी मेहनत और कोशिश के बाद भी कुछ सवाल रह जाते हैं, जैसे कि क्या तिलिस्म का दरवाज़ा खुल सका? अगर खुला तो क्या उसमें से देव, कांता, सिंघई और जैक्सन जीवित बाहर निकले? रक्कता क्या थी और उसमें क्या लिखा था? क्या शैतान सिंह पिशाचनाथ का टमाटर फूटने का भेद सबको बता सका? कलमदान क्या था और उसका रहस्य क्या था? वह सवाल क्या था जिसके सही सही पूछने पर तिलिस्म खुल सकता था? दोनों संतरियों में से कौन झूठा था और कौन सच्चा? इन सब सवालों का जवाब मैंने संतति के 14वें भाग में खोला है। कुछ देर तक सबके बीच सन्नाटा रहा। फिर गुरबचन सिंह ने सन्नाटे के कान पर एक चांटा मारकर उसे अपने बीच से भगाया। बोले, खैर, मेरे ख्याल से अब कोई भी भेद ऐसा नहीं रह गया जिसका भेद खुला ना हो। इतनी देर आप लोगों के चुप रहने का मतलब भी यही है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मैं अपने हाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। बीच में अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल आए तो कर सकता है, जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि हमें आगे करना क्या है, विकास ने पूछा। उससे पहले हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं। कैसा सवाल? उस सवाल में आप सब लोगों के दिमाग का इम्तिहान होगा, गुरबचन सिंह ने कहा। और हकीकत बात तो ये है कि आप में से जो भी उस सवाल का सही जवाब देगा, सिर्फ वही आदमी दारोगा मेघराज के तिलिस्म में रखी मुकरंद हासिल कर लेगा। जहाँ मुकरंद रखा है वहाँ एक बड़ा ही अनूठा किस्सा है। खैर, मैं आपको ये बताता हूँ कि मुकरंद दारोगा ने किस हिफाजत से रखा है। बताइए, अल्फांसे ने कहा। ज़रा गौर से सुनिए, बड़ा ही अनूठा मामला है, गुरबचन सिंह ने कहा। मेघराज जिस तिलिस्म का दारोगा उसमें एक ऐसी जगह है जहाँ से तिलिस्म के दो अलग अलग जगहों के लिए दो रास्ते जाते हैं। यूँ समझो कि वहाँ एक बाग है जिसमें एक दूसरे के बराबर में दो बड़े फाटक हैं। ये फाटक हमेशा बंद रहते हैं। ये बात ध्यान रखो कि ये दोनों फाटक बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों की बनावट में कभी भी लेश मात्र भी फ़र्क नहीं है। इनमें से एक फाटक का रास्ता उस जगह जाता है जहाँ मुकरंद रखा है। दूसरे फाटक का रास्ता यूँ समझो कि सीधा मौत के मुंह में जाता है। हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता मुकरंद तक जाता है और कौन सा मौत के मुंह तक। इन दोनों फाटकों के बाद तिलिस्मी करामात से बनाए गए संगमरमर के दो संतरी बैठे हैं। खुले रूप से तुम यूँ समझो कि दाएं फाटक के बाहर भी पत्थर का एक संतरी खड़ा है और बाएं दरवाजे के बाहर भी। अब ज़रा ये भी गौर रखो कि इन संतरियों में से एक हमेशा सच बोलता है और एक हमेशा ही झूठ। ये भी मालूम नहीं है कि इन संतरियों में से कौन सा सच बोलता है और कौन सा झूठ। अब हमें इन दोनों में से किसी एक से सिर्फ एक ही सवाल करना है। जिस संतरी से भी आप सवाल करेंगे वो आपको जवाब देगा। क्या मतलब? रैना के मुंह से आश्चर्यचकित स्वर निकल पड़ा। पत्थर का संतरी बोलेगा? जी हाँ, यही तो उस तिलिस्म की खासियत और वहाँ का अनूठा खेल है, गुरबचन सिंह ने कहा।
इन दोनों संतरियों में से जिससे भी आप एक सवाल करेंगे वह आपके उस सवाल का जवाब देगा। ध्यान रहे, उन दोनों में से किसी से सवाल सिर्फ एक ही करना है, दूसरे सवाल का जवाब वो नहीं देगा। ध्यान रखना कि अगर आपने एक संतरी से एक सवाल कर लिया तो वह संतरी उस सवाल का जवाब देने के बाद आपके दूसरे सवाल का जवाब नहीं देगा, और जिससे आपने सवाल किया उससे दूसरा संतरी तो आपसे बोलेगा ही नहीं। मतलब ये कि सवाल करके उसका जवाब ले सकते हैं। सवाल आपको ऐसा करना है कि जिसके जवाब में आपको ये मालूम हो जाए कि दोनों फाटकों से मुकरन तक कौन सा रास्ता जाता है। अब उनमें से कौन से संतरी से क्या सवाल किया जाए, ऐसा सवाल कि आप धोखे में ना पड़ें और सीधे मुकरन के पास ही पहुँचें। एक शायद के लिए सबके बीच सन्नाटा छा गया। फिर रघुनाथ बोला, सीधी सी बात है कि उनमें से किसी से भी ये पूछ लेंगे कि मुकरन तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है। ठीक है, गुरबचन सिंह ने कहा। फिर क्या करोगे? जिसमें वो बताएगा उसमें चले जाएंगे, रघुनाथ ने कहा। वाह, बहुत खूब डैडी, विकास ने कहा। कदाचित आप ये भूल गए कि उनमें से एक संतरी हमेशा झूठ बोलता है और एक सच। ये मालूम नहीं है कि कौन सा झूठा है और कौन सा सच्चा है। अगर आप झूठे से भिड़ गए तो धोखा खा जाएंगे, वो तो गलत ही बताएगा। अगर आप उसके बताए हुए विपरीत रास्ते पर जाएंगे तो क्या मालूम आपने सच्चे से ही सवाल किया। सीधा सा मतलब है कि इस सवाल से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुमने ठीक ही कहा है बेटे, गुरबचन सिंह ने कहा। यह तिलिस्मी मामला है, बड़े ही दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। तिलिस्म बनाने वाले ने यह जगह बड़े ही दिमाग से बनाई और बड़ी ही अनूठी। ये सब ध्यान रखकर सोचो कि इन दोनों संतरियों में से एक झूठा और एक सच्चा है। मालूम नहीं कि कौन सा झूठा और कौन सा सच्चा है। इन दोनों में से किसी एक से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मिल सकता है। इसी एक सवाल से ये पता लगाना है कि दोनों संतरियों से मुकरन तक जाने का सही रास्ता कौन सा है। सोचकर ये सवाल बताओ तो जो उन दोनों में से किसी से किया जाएगा। सभी वह सवाल सोचने लगे। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के 13वें भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके 14वें भाग यानी अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।